हमने एक टैगलाइन दे दिया कि ये अपशगुन है घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये दोनों लड़कियां अपशगुन हैं। हमारी जिंदगी में कुछ नहीं था, ना पेरेंट्स एडवोकेसी थी, ना प्यार था, ना किसी का इमोशनल सपोर्ट था। लाइफ पूरा ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारा सारे लोग मार मार के रखे थे हमको। ना घर में इज्जत थी, ना हमें स्कूल में कोई चाहता था, ना हमें मेरे बेटे को उसने मुझसे दूर कर दिया। ये एक माँ को ना बहुत दर्द की बात होती है। तो मेरा बच्चा मुझे 8 दिन तक भी बात भी नहीं करता है। जब भी मैंने लास्ट टाइम बात करने की उससे कोशिश की थी, मैं गई थी, तो उसने कहा आप कौन है? कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, गोल्ड मेडल के लिए। बिहार में मैम आपका स्वागत है। ये हमारा अशोक स्तंभ। मैम आपका वो जो गोल्ड मेडल था एक बार सबको दिखा देंगे। ये 140 करोड़ लोगों के लिए। आप लोग भी गर्ल्स लोग जो महिला शक्ति कहते थे कि महिलाएं कमजोर होती हैं, आज देखिए देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई। अभी रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, और वेट लिफ्टिंग में अब मैम अपने से बताएंगे अपना स्टोरी क्या क्या रहा, वो ज्यादा आपको लोग के लिए इंस्पायरिंग रहेगा। आप बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? दिस इज माई वन ऑफ द बेस्ट, मैं बोल सकती हूँ मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है आज का, कि मुझे खान सर को ना मिलने की मुझे बहुत तमन्ना थी। मैं दिन रात दुआ करती थी कि एक बार भगवान मुझे खान सर से मिला दे। एक दिन ना बहुत सालों से, एटलीस्ट 5 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं इनका स्पीच नहीं सुनी हूँ। जब भी मैं लो हो जाती हूँ लाइफ में, कभी भी कुछ भी बुरा समय आ जाता है, तो मैं सर के मोटिवेशन स्पीचेस सुनती हूँ। और इसी वजह से मैक्सिमम आई कैन टेल हिम लाइक 50% ऑफ द क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव टू खान सर, बट मैं आज यहाँ हूँ। ये आप लगा लीजिए। दीजिए सर, थैंक यू। चलिए कुछ मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। मैं केजीएफ सुना है आपने? हाँ, केजीएफ में मैं पैदा हुई हूँ, तो मेरी पैदाइश की जगह है कोलार गोल्ड। हाँ, कोलार गोल्ड जिसपे मूवी बनी है, वही कर्नाटक में वही की है। तो कर्नाटक केजीएफ में मेरी पैदाइश हुई है, और मैं एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ। और वहाँ मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी बस ड्राइवर थे, इंस्ट्रक्टर थे, ड्राइविंग सिखा रहे थे ड्राइवर्स को। मेरी माँ हाउसवाइफ थी। मेरी माँ को सिर्फ 25 साल थे, मेरे पिताजी को 30 साल थे। हम लोग 4 बच्चे थे। मेरे पिताजी का डेथ हो गई। उस टाइम में आपकी उम्र कितनी थी जब पापा की डेथ हुई थी? 2.5 साल की थी। 2.5 साल में इनके अब्बू डेथ कर गए थे। मैं और ये मेरी बहन, हम लोग ट्विंस हैं। इनका नाम अर्शा नजीर है। हम लोग घर में दोनों छोटे थे, बड़े बहन भाई और फिर हम दोनों। हमारे अम्मी की फैमिली में ये था कि लड़कियां अपशगुन होती हैं घरों में। तो हम लोग दोनों लड़कियां थी। हम पैदा होते ही हमारे मामू थे, मेरे मम्मी के भाई जो थे वो 10 दिन के बाद वो इंतकाल हो गए। फिर हम 2.5 साल के थे, हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया। तो हमने एक टैगलाइन दे दिया कि ये अपशगुन है घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये दोनों लड़कियां अपशगुन हैं। तो सिर्फ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो ये सुपरस्टिशियस बिलीफ की वजह से हमें सारी जिंदगी हमें दिक्कतें झेलनी पड़ी। जब हम छोटे थे, खेल रहे थे हमारे कजिन्स के साथ, तो हमारे कजिन्स बोलते थे कि इनके साथ मत खेलो क्योंकि ये अपशगुन है, इनके पिताजी को यही खा गए तो इनके साथ नहीं खेलना है। तो हमें लाइफ में बच्चों को क्या चाहिए? प्यार होता चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक पैम्परिंग चाहिए, एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो बच्चे, पल्ले बड़े होना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं था,
ना पेरेंट्स एडवोकेसी थी, ना प्यार था, ना किसी का इमोशनल सपोर्ट था, ना एजुकेशन के कुछ हमारे लिए कुछ चॉइसेस थे, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी हम दोनों की एक बहुत छोटी सी, जब हम लोग थे ना तब हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट थे। हम लोग बातें करते थे कि नहीं, एक दिन हमारा अच्छा दिन आएगा। एक होप था, एक बिलीफ था हमारे खुदा के ऊपर और हमारे ऊपर एक बिलीफ था, तो वो हमने बनाए रखा था। तो उसके बाद मुझे एजुकेशन हुआ, फिर मेरा पीयू कंप्लीट हुआ, मतलब 12th कंप्लीट हुआ था। सीनियरिटी लिस्ट में हमारा नाम था, हमारे पिताजी का वो डेथ का सीनियरिटी लिस्ट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें हमारा पहला नाम था। तो मुझे 18 साल में ही मुझे नौकरी मिल गई। तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई। तो मैं आपको और एक बात बोलना चाहती हूँ। हमारा फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट था जब हम लोग 4th स्टैंडर्ड में थे। जब हम लोग कम उम्र में, हाँ जी, 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अगर सुसाइड करने लगे तो सोचिए कितना तकलीफ से झेल रहे हो। 4th स्टैंडर्ड में तो हम लोग बहुत बड़ी वेल था, वो क्या बोलते हैं, कुआं था। तो कुआं के पास गए और हम कूदने ही वाले थे, हमें किसी ने बचा लिया। फिर उसके बाद हमने टैबलेट ले लिए थे 7th स्टैंडर्ड में। फिर हमने जहर पी लिया था, वो चूहों को मारने का। चूहा मारने वाला जहर वगैरह सब पी ली थी जी? पूरा हो गया सर। तो टैबलेट, वो आज तुम लोग ये टैबलेट थे, उस समय जहर की टैबलेट आती थी। और मेरी माँ को बीपी थी तभी, एंजिट टाइम बोल के वो टैबलेट खा रही थी। वो मेडिकल शॉप से हम ही लेके आते थे। तो हम लोग गए 4 मेडिकल शॉप से पूरा इकट्ठा कर लिए और ये हमने बंटवारा कर लिया, ये ले तेरा, ये मेरा, हमने खा लिए। तो वहां भी हम लोग को मैं मेरी माँ के बारे में नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ सब, क्योंकि मैं सच्चाई में बिलीव करती हूँ। हमने जो टैबलेट्स खाए थे उसके बाद हमें एक रूम में डाल के बंद कर दिया था 3 दिन तक। ना खाना, ना पानी, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरी माँ आती, शाम में दरवाजा खोलती और देखती, वो क्या देखती थी, उनके दिमाग में क्या था आज दिन तक मुझे नहीं पता है, वो अल्लाह के पास है। देखती होंगी कि आप अभी जिंदा हैं या नहीं हैं, लेकिन ऊपर वाले ने, खुदा ने जिंदा रखा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लिए आपको गोल्ड मेडल जो लाना था। तो इन सब दिक्कतों के साथ लाइफ पूरा कंफ्यूजन, लाइफ पूरा ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारा सारे लोग मार मार के रखे थे हमको। ना घर में इज्जत थी, ना हमें स्कूल में कोई चाहता था, ना हमें बाहर हमारे जो रिलेटिव्स होते थे वो चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। सिर्फ नफरत 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 देखा है मैं जिंदगी में। फिर मेरा 12th हो गया, फिर मुझे जॉब मिल गई। मेरे फादर का जो कॉम्पैशेटी ग्राउंड बोलता है, उस कॉम्पैशेटी ग्राउंड पे मुझे कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में मुझे काम मिल गया। तो वहां पे मुझे दूसरा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा। मुझे ये देखना पड़ा कि वहां जो मेरे सीनियर्स थे वो बहुत सताते थे वो, और मेरे बहुत सारे कोलीग्स ये बोलते थे कि आप मुस्लिम्स हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप टेररिस्ट हो। मुझे बहुत दर्द होता था मेरे सीने को, मुझे इतना दर्द होता था कि उसका जवाब मैंने दिया। मैंने जवाब ऐसा दिया कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो बाहर देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट करके मैंने, जो लोग इनको पाकिस्तानी कहते थे मुस्लिम हो तुम, बाहर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, आज उन लोगों के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि तिरंगा ऑस्ट्रेलिया में लहरा के। और जब कोई भी किसी भी गेम में कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उस देश का नेशनल एंथम बजाया जाता है, वहां पे राष्ट्रगान बजाया जाता होगा, तो कितना गर्व का महसूस होता होगा कि जब भारत जाके जनगण मन गाया गया होगा। बहुत ग्रेट, थैंक यू सर। ये मेरा तीसरा कंपटीशन था। पहला लास्ट ईयर साउथ कोरिया में एशिया पैसिफिक मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेरा 3 गोल्ड हुआ। मैं हिंदुस्तान की पहली महिला हूँ, मुस्लिम पहली महिला हूँ कि आज दिन तक किसी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और ग्रीस में लास्ट ईयर नवंबर ग्रीस में मेरा सिल्वर मेडल हुआ है। तो वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन था, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप सिलेक्शन हुआ है। वो वाली कहानी अभी आप कंटिन्यू रखिए, बहुत खतरनाक है वो। जो आपका जॉब हो गया, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगा फीमेल के नाते, कभी मुस्लिम के नाते, उसके बाद वाला मैम। तो मैं ये कह रही थी कि हमें इंसान को ना कभी भी जब हमें कोई बेइज्जती कर रहा है, हमको रिएक्ट नहीं करना है, उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा।
रिस्पॉन्ड ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंसान ना उसकी लाइफ में किसी को दूसरों को ह्यूमिलेट नहीं करेगा। तो कभी भी हमें लाइफ में रिएक्ट नहीं करना है, हमको सोचना है, समझना है वो क्यों हमें ह्यूमिलेट कर रहा है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा स्तर नीचे है, हमारा स्तर ऊपर उठाना चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमिलिएशन देखा है, फिर भी उन्होंने क्या किया, ही कन्वर्टेड हिज एंगर इनटू रेजोल्यूशन। वो करना है हम सबको। तो इसी राह पे मैं निकल पड़ी थी। फिर मैंने मेरे जॉब में जितने भी दिक्कतें आई फिर भी मैं सहती रही, और फिनेंस मुझे सैलरी आ रही थी ना तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि घर के हालात बहुत ही खराब थे। तो सैलरी लेके आके पहले मेरे माँ के चरणों में मैंने रख दिया, फर्स्ट सैलरी। तो वहां से हमारा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा ठीक होने लगा। और उसके बाद जब मेरे 22 साल शुरू हुए थे तो मेरी शादी हुई। शादी मैंने सोचा कि अभी चलो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे लाइफ में, अभी मैं सेट हो जाऊंगी। इंसान कभी सेट नहीं होता, मरने के बाद ही सेट होता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो मेरी शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का ठीक ठाक है देखने के लिए सब। फिर उसने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर कहा, ऑर्डर लगा के दिखाया था, लेकिन शादी होने के 8 दिन के बाद पता चला कि वो बेकार था, कुछ नहीं था। वो उस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो झूठ बोल के शादी कर लिया। झूठ बोल के मैं सरकारी नौकरी में थी इसलिए शादी कर लिया था। फिर उसने मुझे 6 साल तक मुझे शादी होने के बाद 2 साल के अंदर मेरा एक बेटा पैदा हुआ। मुझे सिजरन सेक्शन डिलीवरी से मेरा 5 किलो का बेटा पैदा हुआ। तो ऑपरेशन करता है ना डिलीवरी के लिए, तो उससे मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो ऑपरेशन के बाद आप वेट लिफ्टिंग करती हैं? जी सर जी। ऑपरेशन के बाद सीढ़ी चढ़ने को मना कर देता है, ये होता है मोटिवेशन। मतलब ऑपरेशन से लड़का हुआ, उसके बाद सीढ़ी नहीं चढ़ने को बोलता है, बाल्टी में पानी नहीं उठाना है। आज गोल्ड मेडल लेके आई वेट लिफ्टिंग में। सर वो मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप गूगल कर सकते हैं कि सिजरन सेक्शन डिलीवरी के बाद मैंने 300 किलो वजन उठा के मैं दुनिया की पहली महिला बनी हूं कि सिजरन सेक्शन के बाद इतना वेट उठाने वाली। तो इसके वजह से मुझे द आयरन लेडी ऑफ इंडिया का खिताब मिला है, अवार्ड मिला है। वो स्क्वाड डेड डाउन बेंच प्रेस था 300 किलो, जो मैं यहाँ कॉम्पिटिशन जाती हूँ वो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग होता है। तो उसके बाद मैंने 6 साल उसके साथ मैंने बहुत सहा। बुरा वक्त ना मेरे खिलाफ ही चल रहा था, मेरा वक्त ही नहीं आया था। कब तक मेरा वक्त नहीं आया था आप लोगों को मैं बताती हूँ, जब तक मैंने अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं किया था। मैंने जब मेरे ऊपर मैंने यकीन रखा, जब मैंने ये इख्तियार किया कि अल्लाह ताला ने सबको समान के साथ ताकत दिया है और सोच दिया है, अखलाक दिए हैं, ताकत दिया है। जब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी तब तक मैंने पल मेरा एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ वॉज अ बैटल। तो घर में कोई नहीं था, अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये करना है, आगे बढ़ना है, एजुकेशन में ऐसे आगे निकलना है, नौकरी करना है, कुछ भी नहीं। जब मैं 9th स्टैंडर्ड थी तब से मेरी शादी कराने पे तुली थी मेरी माँ। तो लाइफ में ना सर, स्पेशली साउथ में मैं बोलती हूँ, लड़कियां बहुत ही सफर कर रही हैं। ये नॉर्थ में थोड़ा फ्रीडम मिल जाता होगा, लेकिन नॉर्थ वालों को लगता है कि साउथ में फ्रीडम मिल रहा है, नहीं। और साउथ वालों को लगता है एक्चुअल में लड़कियों को हर जगह जिसको जितनी ताकत है वो उस ताकत से इनका पैर खींचने में लगा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ताकत, जैसे आपके यहाँ आपके फैमिली को जितना ताकत था उसने पूरी ताकत लगा दी आपको पीछे खींचने के लिए। यहाँ पे इन लोगों के साथ भी लगभग वैसे ही हो रहा है, कमोबेश हर जगह की कहानी वैसी ही है। बस आप जैसे कुछ लोग आगे आ जाए तो हिम्मत आएगा ये पूरी लड़कियों को। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे उसको मेरे अलावा सभी लड़कियां पसंद थी, तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया 6 साल बाद। ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं बताना चाहती, वो मेरा जब मूवी आएगा सिल्वर स्क्रीन पे आप तब देख लेना ये बात। तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर मेरे बच्चे को भी नहीं दिया, ना मेरा कपड़ा, मेरा पैसा, मुझे कुछ भी नहीं दिया। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और 2014 में मुझे IAS करनी थी, तो मैंने PF से मेरा लोन लिया, मैं गई कोचिंग सेंटर, वहां पे पैसे मैंने पे कर दिया, मटेरियल लेके आई। फिर वीकेंड क्लासेस के लिए मैंने पूरा प्लान कर लिया था, क्योंकि मेरे पहले से भी आदत थी रात को 3 बजे से उठने की, पहले से।
जो तहज्जुद की नमाज होती है ना, तो तब वो मैं उठ के लड़ती थी। मैं मेरे अब्बू को तूने क्यों लिया, तो मैं तीसरी क्लास से तो आप तब से खुदा से ही लड़ रही थी। खुदा से ही लड़ रही थी। आप लोग में जो मुसलमान होंगे उन्हें पता होगा तहज्जुद की नमाज वो रात में पढ़ी जाती है, एक जब आप सो जाते हैं उसके बाद बीच में फिर उठना होता है, और वो सबसे मतलब टफ एक तरह से कह दी नमाज तहज्जुद की नमाज, जो तभी पढ़ा जाता है जब आपको कोई एकदम सुपर स्पेशल कुछ चाहिए। तो ये उस नमाज में पढ़ के खुदा से ही लड़ती थी कि मेरे अब्बू को क्यों छीन लिया 2.5 साल की उम्र में। होता है तकलीफ का लेवल समझिए उस टाइम का, क्योंकि कोई नहीं था ना हमारी बात सुनने वाला। किसको सुनाते हैं, किसको हमारे ये जो दिल का दर्द है किससे बांट लेते हैं, कोई नहीं सुनता है। जब तक आप जिंदगी में कुछ करके खड़ नहीं जाते, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, और आपको कोई नहीं केयर करेगा। आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स किसी को कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। तो आपको कुछ करना है जिंदगी में आगे बढ़ के। तो मुझे तब से मैं जब तीसरी क्लास पढ़ रही थी तब से मुझे आदत थी उतने बजे उठने की। फिर मैंने प्लान किया और वीकेंड क्लासेस के लिए, आईएएस कोचिंग के लिए मैंने तैयारी की। एक ही क्लास जाके मैं आई थी, फिर देखा घर में आके तो पूरा ना जला के मेरा मटेरियल पूरा राख कर दिया था। मेरे सपने वहीं पे जल गए। मेरे एक ही उम्मीद थी, क्योंकि मैंने करस्पॉन्डेंस में बीकॉम किया था और एमबीए फर्स्ट ईयर किया था। मेरे पास सेकेंड ईयर के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने नहीं किया था तब। तो मैंने सोचा नहीं, एजुकेशन ही मेरा एक आगे निकलने का तरीका, तो मैंने ये किया था, जला दिया था उसने पूरा किताबें मेरी। फिर मैंने इसने जब घर से निकाला था तो मैं कोलार से बैंगलोर गई, ट्रांसफर करवा के, मेरा जॉब जो था ट्रांसफर करवा के बैंगलोर चली गई मैं हेडक्वार्टर्स में। वहां जाके मैंने छुट्टी डाल के फिर मैंने आईएएस क्लासेस लेना शुरू किया। जैसे आप बच्चे हैं, आप अब ऐसे बच्चों के साथ बीच में बैठ के मैंने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मेरी ख्वाहिश तो कोई नहीं पूरी करने आएगा, मैं ही करना, मेरी ही जिम्मेदारी है। वो पूरा जो एजुकेशन होता है या कोई भी ख्वाहिश होती है, वो ये ब्लेजर मैं कभी भी जाती हूँ तो मैं ब्लेजर क्यों पहनती हूँ पता है मुझे? जब पीयू के बाद 12th क्लास के बाद बीबीएम शुरू हुआ था, बीबीएम डिग्री जो होता है, तो उसमें लड़कियां ब्लेजर पहन के जाती थी, तो मुझे वो करना था। लेकिन मैंने किया नहीं, मेरे हालात ऐसे नहीं थे, तो मेरी ख्वाहिश मैंने तब नहीं पूरी की, मैंने अब पूरी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने जो मेरे बेटा पैदा हुआ 1 साल के बाद ही मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था। तो वहां मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको, सोशल कंसर्न क्या होते हैं। हम दोनों जिम जा रही थी, बुरका पहन के। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने बुरका पहन लिया था, क्योंकि मैं मदरसा जा रही थी तब मेरी बहन और मैं, हम लोग जिम जा रहे थे, तो मस्जिद में ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि फलाने घर की लड़कियां जिम जा रही हैं और जिम जाना हराम है, स्पोर्ट्स हराम है इस्लाम में। तो घर के पास लोग लड़ने के लिए आ गए। तो सोचिए वक्त ना बिगड़ता जा रहा था, हमारे फेवर में था ही नहीं। फिर हमने सोच रहे थे, एक होप था कि अच्छा वक्त आएगा, फिर भी मुश्किलें आते रहेंगी, जिंदगी इसी को बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये हो जाएगा तो आसान हो जाएगी जिंदगी, नहीं होगी। जिसको जैसे खान सर बोलता है ना जिसके शोल्डर्स में जितनी ताकत है उसको उतना ही जिम्मेदारी देगा। जितनी आपके कंधे मजबूत होंगे ना, वक्त भी आपको उतना ही बोझ डालते जाएगा, याद रखिएगा। तो जितना आप किसी भी मूवी में सबसे कठिन रोल बड़े हीरो को ही दिया जाता है, पुष्पा का रोल कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो फिर भी मैंने वर्कआउट मैंने नहीं छोड़ा था। फिर भी मैं घर पे ही सुबह उठ के घर में ही जितना हो सकता था मैं बॉडी वेट से वर्कआउट करती थी। फिर उसके बाद मैंने स्टेडियम जाना शुरू किया। स्टेडियम में जा रही थी, वहां भी मुस्लिमों को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। वहां पे सबको बहुत दिक्कत देते थे लड़के, वहां के जो जेंट्स होते थे वो बोल रहे थे कि बुर्का पहन के स्टेडियम के अंदर नहीं आना है, बाहर वॉक कर लो। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप जब उस मूवी आएगी तो आप देख लेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने कंपटीशन जाना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल पहुंची मैं। ये मैं मास्टर्स करती हूँ। मास्टर्स मतलब 30+ कैटेगरी जो होती है उसको मास्टर्स बोलते हैं। मुझे बचपन में एक भी चीज का अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं क्या करूं? अगर मेरे अब्बू जिंदा होते तो मैं आज एक ओलंपियन होती या एक आईएएस ऑफिसर होती, ये तो पक्का है। लेकिन मुझे नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं 30+ कैटेगरी में मैंने खेल इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना था। मुझे बहुत बड़ा जज्बा था, है और हमेशा रहेगा।
मैं कुछ करूंगी, मैं कुछ मुझे करना है हिंदुस्तान का। जब मैं तिरंगा कहीं भी स्टेडियम में यहाँ वहां मैं देखती थी तो मुझे एक वाइब्रेशन होता था, एक फीलिंग होता था। और मैंने खुद से वादा किया कि मैं नेशनल फ्लैग मैं जब दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करूंगी तभी छूऊंगी। तो जैसे मैंने सोचा वैसे हुआ। जैसे आप सोचते हैं ना तो जिंदगी में वैसा ही होता है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। बड़ा सोचना है, बड़ा करना है और होगा ही होगा। हिम्मत रखना है, कभी एक विजन बड़ा रखना है। जितना बड़ा विजन रखोगे उतना बड़े इंसान बनोगे लाइफ में। फिर हमारे जो यहाँ खड़े हैं वो अमान साहब हैं, मोहम्मद अमानुल्लाह इनका नाम है। ये मुझे 2.5 साल पहले मिले जिम में एज ए ट्रेनर। तब मैं बहुत डिप्रेस थी लाइफ में। तब तक मेरे 7 अटेम्प्ट हो चुके थे लाइफ में, सुसाइड अटेम्प्ट हो चुके थे। जब इन्होंने मुझे जब मैं इनसे मुलाकात किया तो यही मुझे आके बात कर रहे थे, आप इतना ज्यादा वेट्स कर रही हैं, आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में, आप कौन हो। तो ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई। ये मुझे इंस्पायर करते रहे और मुझे जो मैं बहुत डिप्रेशन में थी उन्होंने मुझे बाहर निकाला और तब से जिंदगी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ ही दिन पहले आपके मम्मी का इंतकाल हो गया था, आप मैसेज की थी उस टाइम में। ऑस्ट्रेलिया से जाने से 10 दिन पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। तो 1 साल से हॉस्पिटल में ही थी वो और हम लोग कमा रहे थे, हॉस्पिटल में पूरा खर्च कर रहे थे। ये जो मेरी बड़ी बहन और जो बड़े भाई है ना वो थोड़ा न्यूट्रल हो गए थे। तो लास्ट में काम आए हम दोनों ही, ये मेरी अर्शी और मेरी बहन और मैं। तो नो तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था तब। फिर मैं वो डिप्रेशन। आपका जब मैसेज आया था कि मेरी माँ, आपकी माँ के बारे में हम सुने तो हम उस समय अभी तो हम टेंशन में आ गए कि अब ये किस तरह से एक छोड़ के इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाना है और एक लेडी जिसको घर से इतना सताया गया हो। सिजेरियन सेक्शन से जब किसी के लड़का होता है तो उसे बहुत सारे प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं, आप तो जानते हैं इस चीजों को। तो हमको ना एक दिल में उदासी थी कि अब पता नहीं क्या होगा मेरा देश के लिए, क्योंकि मेडल तो आपको मिला है लेकिन फक्र पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को है। तो हम अपने मन से सोचे कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन फिर भी जब बात हुई तो हम कहे कि आप टेंशन नहीं लीजिए, 140 करोड़ लोग हैं, पूरा गोल्ड मेडल ही लेके आना है। और जब लास्टली फाइनल वो मैसेज आया ना और वो गोल्ड मेडल पहना हुआ और पीछे से वो जो तिरंगा झंडा, तब हमको लगा कि वाह क्या ग्रेट वर्क है यहाँ पर। हमको लगता है कि वक्त कितना सता सकता है किसी को। आज वक्त को भी अपने आप पे अफसोस होता होगा कि किसी की इतनी इम्तिहान ना लिया जाए। वो इंसान आखिरी वक्त है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना है। सोचिए कितना तकलीफ हो सकता है किसी एक और बात बोल के मेरे बेटे को उसने मुझसे दूर कर दिया। ये एक माँ को ना बहुत दर्द की बात होती है। और मैं जब भी रात के 2 बजे भी मेरी आंख खुलती थी तब मेरे आंख में आंसू रहते थे। तो मुझे वो जब मैं वर्कआउट करती थी तो मैं हुडी पहन रही थी, पहन के वर्कआउट जब मैं कर रही थी मुझे नहीं पता चलता था कि मेरा आंसू कौन सा है और मेरा पसीना कौन सा है। तो मेरा बच्चा मुझे 8 दिन तक भी बात भी नहीं करता है। जब भी मैंने लास्ट टाइम बात करने की उससे कोशिश की थी, मैं गई थी, फिर उसने कहा आप कौन है। मैं वहां से जो वहां के डिप्टी कमिश्नर है ना उनके हेल्प की थ्रू से बच्चे को बुलाया था और उनके ऑफिस को बुलाया था, लेकिन उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। उसको पता है सबको, वो मुझे बहुत नफरत करता है। एक दिन ऐसा आएगा वो मुझ पे गर्व करेगा। बिल्कुल। और मैम आपको इतना कंजर्वेटिव होने की जरूरत नहीं है। जब इंसान छोटा होता है ना उसका अपना परिवार होता है। आपके लिए 140 करोड़ परिवार है यहाँ पर, ये सबसे। आप बताइए जो लोग आपके लिए सताए हैं, क्या ये बच्चे उनके लिए तालियां बजाएंगे, ये देश देखेगा उनके लिए? नहीं। तो होता है रेस के घोड़े को जब मारते हैं तो घोड़े को लगता है कि उसे तकलीफ दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में कि उसका मालिक उसे जिताना चाह रहा होता। तो आपको जो तकलीफ हुआ है हकीकत में ऊपर वाला आपको जिताना चाह रहा था। शायद अगर आपके जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं हुई रहती तो आज देश आपको नहीं सुन रहा होता, शायद ये बच्चे भी आपको देख के मोटिवेट नहीं हो रहते, आप भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती और जैसे सब आते हैं इस दुनिया में चले जाते हैं, शायद आप किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बनी रहती। तो एक स्ट्रांग संदेश देना है। लेकिन
ये सच में एक माँ के लिए बहुत तकलीफ हो सकता है कि उसका बेटा जानबूझ के कहे कि आप कौन है। उसको पता है कि वो है कौन, बट जानबूझ के अगर कोई कहे कि आप कौन है, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। ये एक माँ ही समझ सकती है जो अपने पेट में उस बच्चे को पाली रहती है वहां पे, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है वहां पर। ये बहुत तकलीफ वाली बात है। तो मैं लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ सर जी। मैं सरकारी नौकरी में हूँ और उसके बावजूद मैं सोशल सर्विस करना चाहती हूँ। मैं लड़कियों की जिंदगी बनाना चाहती हूँ। मुझे पता है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी मेरी जैसे लड़कियां हैं, वो पैशनेट है, कुछ करना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है, उनको बांधा रखा है, लेकिन उस बैरियर्स को तोड़ना है, उससे बाहर आपको हम रोकते हैं यहाँ पे। आप कह रही हैं कि आप लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती है। आपका ये जो 10 मिनट की जो आपकी स्टोरी थी ना, ये कितनी लड़कियों का लाइफ चेंज कर दी होगी इतने देर में कि आप नहीं सोच सकते। तो आप जो करना चाह रही थी ना, आप ये जो गोल्ड मेडल लेके आपने कर दिया वो, अब ये कहिए कि और करना है, ये मत कहिए कि हमें अब करना है, अब जो हुआ है उसके बेहतर और बेहतर करना है। और जो आप कही थी कि ब्लेजर पहनने का शौक था, ब्लेजर तो कोई भी खरीद लेता है, उस पर गोल्ड मेडल लगाना ये सबके बस की बात नहीं। तो ये बहुत बड़ा सर जी, वो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। एक मिथ है, स्पेशली हिंदुस्तान में एक मिथ है कि सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद हम वजन नहीं उठा सकते और सीढ़ियों पे नहीं चल सकते। तो ये एक मिथ है, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। इसको इस वजह से ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग ब्रेक करने के लिए हम अभी तो बिजनेस हो चुका है हॉस्पिटल्स का सिजरियन सेक्शन के लिए। तो लड़कियां सब अपने आप को जैसे डिसेबल्ड हो जाते हैं सर्जरी के होने के बाद, ऐसे समझ रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है, ये सोशल कॉज के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये सिर्फ एक मिथ है। इसलिए मैंने 300 किलो वजन उठा के ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करके मैंने सोशल कॉज के लिए फिजिकली एक्टिव रह सकती हैं लड़कियां सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद भी। तो ये प्रूव करने के लिए मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। और मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी शॉर्टली 2 महीने में है कि मैं स्कैनिया ट्रक जो है वो खींच रही हूँ। तो फिर भी नेक्स्ट अगेन मैं वर्ल्ड की सबसे पहली महिला होंगी जो सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद ट्रक पुल कर रही है। ट्रक खींचेंगी? मतलब आप ट्रक खींचने वाली हैं? जी सर जी, वो पूरा नेशनल वाइड लाइव रहेगा। मैं देखो लड़की लोग और लड़के लोग जो कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती है, देख लो भाई। हाँ अच्छा, इन लड़कों के मुस्कुराहट को ध्यान से देखिए, उनके में कहीं ना कहीं एक शर्म झलक रहा है उस मुस्कुराहट में। ये चीज बहुत होती है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि एक कोई ये लाइन है ना, हम इसे छोटा नहीं कर रहे, बट आपने क्या किया ना, ऐसे कर दिया है आप। बट ये वाला अपने से उसको छोटा लगने लगा। लड़के सोच रहे हैं कि नहीं, हम घर जाके अपनी बहनों को सपोर्ट करेंगे, फिर शादी होने के बाद बीवियों को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल एकदम। सर कल मुझे कॉल्स आ रहे थे बैंगलोर से या कहां से आ रहे थे पता नहीं, कि अरे आपने जो मेडल जीता ऑस्ट्रेलिया में उसका सर्टिफिकेट भेजो, वो भेजो। मुस्लिम से कॉल कर रहे थे और फिर पता चला कि वहां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके उन्होंने कहा कि उनका सर्टिफिकेट मंगाइए वो सब। तो भगवान का देखिए क्या चमत्कार होता है। जो वहां पे 3 कॉम्पिटिशन हुए थे, उस 3 कॉम्पिटिशन में मुझे एक ही मेडल मिला, तो दूसरे तो 2 ऑस्ट्रेलियन वालों के थे। और वहां पे वो मुझे कंपटीशन, वो 2 कंपटीशन मेडल नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे आफ्टर सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद लिफ्टिंग कर रही है, ये एक यूनिक केस है बोल के उन्होंने मुझे सर मेडल से सम्मानित किया है। तो उन्होंने वहां से ऑस्ट्रेलिया से मेल भी मंगवा लिया है। मतलब उसके बाद भी उनको भरोसा नहीं हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है कि इसको मिला है कि नहीं मिला। हाँ। वाह, हमेशा हम यही पीछे पड़े रहते हैं। मतलब कामयाब इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करें। लेकिन कितना ही कर सकते हैं कि सूरज कितना चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता। ग्रेट, आप बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी, और इतना संघर्ष की कहानी। अब इतने संघर्ष के बाद बहुत लोगों की कहानियां आती हैं, वो अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, अपने परिवार के लिए हो जाते हैं, पैसे से फ्री हो जाते हैं। लेकिन आपने जो इतना संघर्ष करके एक देश का नाम रोशन किया है, उस 140 करोड़ लोगों में हम लोग भी हैं जिसको आपके ऊपर नाज है। और इस देश के लिए जो आपने गोल्ड मेडल लिया है, बहुत बहुत इन दोनों की सपोर्ट की वजह से, ये आप लोगों को भी बहुत बहुत, और वो मुझे ट्रेनिंग में सब कुछ मैक्सिमम क्रेडिट जाता है सर। बहुत आप लोगों को भी बहुत बहुत
बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और ऐसे ही सारे लोग सपोर्टिव रहे ताकि बेटियां जो है वो उड़ सके। एक पक्षी कभी भी अपने एक पंख से नहीं उड़ सकता। तो सोचिए अगर इन्हें घर में रख दिया जाता तो शायद देश का आज एक गोल्ड मेडल कम हो जाता। ठीक है मैम, थैंक यू सर। तो मैम बहुत बहुत आपका कांग्रेचुलेशन। और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत आपको इंस्पायरिंग मिली होगी यहाँ पे। अब हम लोग कुछ बोला आपको? आ यहाँ यहाँ मैं भी वेटलिफ्टिंग में और स्टेट में मैं ब्राउन मेडल जीती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली का ये कहना है कि स्पोर्ट्स से करियर नहीं बनेगा। आप 2 मिनट कुछ ऐसा बोल दीजिए जिससे वो इंस्पायर हो जाए और इससे देखिए इनके घर वाले भी इनको समझ में आ रहते गया हैं। मुझे। हाँ तो एवरी वुमेन शुड हैव 2 weapons इन देयर लाइफ, वन इज एजुकेशन एंड वन इज स्पोर्ट्स। ये दोनों चीजों से ना अपनी जिंदगी से आप आसमान में उड़ सकती हैं। और जब आप नेशनल्स कर लेंगी तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो लेकिन फैमिली इस चीज को नहीं मानती। वो बोलती है अभी के जनरेशन को लेके वो बोलती है कि गेम खेलने के बाद भी घर में काम। अभी दिखाना, अभी वीडियो जो ये है वो दिखाना, वो मान जाएंगे। बिल्कुल, घर वाले लोग देखेंगे तब समझ जाएंगे। और आप भी गोल्ड मेडल लाए तो अब की तुम गोल्ड मेडल लाओ तो इनको बुला के लाएंगे। आप आइएगा जरूर जब ये लाएगी गोल्ड मेडल। इनको केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड है, जब ये गोल्ड मेडल लाए तो आप जरूर इसको ठीक है। रो नहीं हाँ KGF 2। गर्ल्स के लिए कुछ करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा कि आपको बोले कुछ ऐसा बोले शायद मेरी मम्मी इस चीज को लेकर इंस्पायर हो जाएगी। उनको थोड़ा मैं सारे हिंदुस्तान के मेरे भाई और बहनों से मैं एक विनती करती हूँ कि लड़कियां जो पैशनेट है, कुछ करना चाहती हैं, उनको एक मौका दीजिए। एक मौका देने से ये सब होगा, ये सब होगा। भरोसा रखिए। ये तो एक लड़की सामने आई, ऐसे न जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप उनका सपोर्ट नहीं करते। उन सारे माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती है, एक बार थोड़ा इस बेटी अपनी बच्चियों का एक बार मौका दीजिए। ये कभी भी आपका सर झुकने नहीं देंगी। गर्व से कहिएगा कि हमारी बेटी है यहाँ पर। आशीर्वाद आपको भी, आगे बढ़िए आप भी। हाँ मेडल लेके आइए आप भी यहाँ आइए। रोना नहीं, लाइफ में रोना नहीं है। रोना नहीं मानते हैं, पापा नहीं मानते हैं। इनके घर वाले मानते थे। हाँ आपके पापा मम्मी तो मानते नहीं। इनको सोच रहे हैं कि पिताजी 2.5 साल की उम्र में इनके अब्बू का डेथ हो गया। और जब जहर खा ली तो माँ 3 दिन तक बंद करके इंतजार में थी कि अब कहाँ जाएंगे, मतलब अब बची है या नहीं है। सोचिए इतना तो खतरनाक नहीं होगा ना आपका। फिर अब इनके तकलीफ क्या गया, आपका क्या चीज है। तो फिर एकदम स्ट्रांग बनो। हाँ आपके माँ बाप हैं, बहुत लकी हैं। और मैं लास्ट कल की एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। कल मुझे जब मैं एयरपोर्ट आ रही थी, पटना आ रही थी, तब मुझे कॉल आया था। जो मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही थी मैम, उसने उसकी एज 28 ईयर्स है। उसने मुझे कॉल किया कि आप कैसे दीदी, बहुत दिक्कतों के साथ मुझे आपका नंबर मिला। तो मेरे अब शादी हो चुकी है, एक बेटी है, और मैं आज सुसाइड करने वाली थी, आपका नंबर मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा लास्ट आपको मैं बात कर लूं, क्योंकि उसकी शादी के बाद उसकी जिंदगी बहुत बदतर हो चुकी है। उसको घर में बोलता है कि नहीं, सिर्फ तुझे घर में बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए, घर में तुझे उसके अलावा तेरा कोई हक नहीं है ना। उसका पति उसको 1 रुपया देता है। उसने M.Com किया है, उसने पढ़ी लिखी लड़की है। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, उसको मैंने समझाया कि बनना ही इट्स नॉट एन ऑप्शन। वो हमारा तो भाग जाना होता है। मौत का मतलब क्या होता है, सामने वाले से डर के भाग गए, उसको नॉकआउट बोलते हैं। वो स्पोर्ट्स के भाषा में हम हार मान गए, जिंदगी से नॉकआउट हो गया, हम हार मान गए। ये कौन सा चीज होता है यहाँ पर। जब कुछ नहीं है तो देश के लिए करना है। जब परिवार नहीं साथ दे, कुछ नहीं साथ दे, तब दिखाना है कि पूरा देश साथ देगा यहाँ। ठीक है, मेहनत करिएगा आप भी यहाँ पे। एक दिन आप भी आइएगा दीदी की जैसे। ठीक है, आ जाओगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग को भी आओ, ऐसे मेहनत करते रहना है। लड़का या लड़की सब भी, आप सबको यहाँ पे लाइफ में कुछ चैलेंजिंग होंगे, लेकिन आज सबको अपनी अपनी तकलीफ छोटी लग रही होगी। ऑटोग्राफ सब मांगने लगेंगे तो मैम थक जाएंगे ऑटोग्राफ देते देते। दे दीजिए।
अब तुम लोग सब मांगने लगोगे तो आपको नहीं है, ऑटोग्राफ की जरूरत नहीं है। आपको जैसे इंसान टीचर मिल गए आपको, तो आपको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मैम लेकिन एक लड़की, देखिए हम लोग तो एक ओवरऑल सबको समझा देते हैं, लेकिन एक लड़की की जिंदगी में क्या क्या तकलीफ हो सकती है ये तो हम लोग दूर से ही देख के बता सकते हैं। आपने उस जिंदगी को जिया है, देखा है। हम लोग पीछे वाले बच्चे लोग बहुत थोड़ा सा शालीनता से रहे। देखिए ऐसे ही लोगों से आप सताए होंगे। मेरी औकात नहीं है तो ऑटोग्राफ। नहीं नहीं, आप लिखिए, ये इसके लिए जरूरी है। प्लीज आप लिख दिए, फिर हम लिख देंगे। आप यहाँ कर दीजिए। मैं मनीषा नहीं, बच्चे मैं बोलूं मेरी औकात नहीं है आपके सामने मुझे उनको सिग्नेचर करके देखिए वो मेरी स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट है, उनके लिए हम मेरे लिए चाहिए। अच्छा ये, हाँ मेरे लिए चाहिए। ये ऑटोग्राफ लिखा कैसे जाता है जी? हम लोग ना एकदम गांव देहात के हैं, जिसको ये सब मतलब जो सेलिब्रिटी वाला कल्चर है कुछ पता ही नहीं रहता हम लोग को। बस सिग्नेचर आ रही, आप भी कर दीजिए, उनको दोनों का ले लीजिए। बेस्ट डे। बताइए आगे बैठिए। सब लोग ऑटोग्राफ के लिए परेशान हो जाएंगे। बाकी आप सब लोग मेहनत करिए बढ़िया से और देश का नाम ऐसे ही रोशन करिए। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे कहें, आप सबका सपोर्ट रहा। जब सब लोग छोड़ देते तो कई बार ऐसा होता है अंधेरे में एक जुगनू भी रास्ता दिखा देता है आप, और चलने पर खुद ही पड़ता है। लेकिन होता क्या है ना, तकलीफ में अगर कोई बस कंधे पे हाथ रख देना, क्यों परेशान है हम, है ना। इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ लेता है, बस वो रखने वाला कोई चाहिए होता है। इन्होंने मुझसे शादी, मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद हमारी शादी भी हुई और ये मदीने में हुई और ये मदीने वाले हैं। तो बहुत एक नई जिंदगी के लिए आप लोग को कांग्रेचुलेशन। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, होता है कि लाइफ में कभी कभी कोई ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे। आप भी आ जाएंगे यहाँ पे। कई बार समाज में कई बार ऐसे होते हैं कि लोग इस टाइप से, कई बार होता है ना कि समाज में लोग बहिष्कार कर देते हैं, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, हमें जीना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हम लोग जीना सीख जाते हैं। हकीकत यह है कि हम लोग, वक्त धीरे धीरे हर चीजों को सिखा देता है इंसान को ढलना। और आप लोगों को भी एक बहुत प्रेरणा मिली होगी और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मैम। और एक और चीज कि हमारा क्लास शेड्यूल इतना बिजी रहता था कि इतना जब मैं मैसेज करता, हमारे तो क्लास में जानते हो 10 मिनट का गैप रहेगा एक बैच से, तो सर से बात करनी थी, हम इधर रिप्लाई करते थे 5 मिनट में, तब तक कोई आप लोगों में डाउट पूछने लगता था, दूसरी क्लास लग जाती। हमको लगता है 10-15 बार ऐसे कैंसिल हुआ होगा। और लास्टली होते होते, और जब कॉमनवेल्थ गेम जाना था तो उसके कुछ दिन पहले, लेकिन जब वो हम सुने कि ऐसे मदर का डेथ हो गया, ये हो गया, तो हम भी बड़ा होपलेस हो गए थे, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फाइनली कांग्रेचुलेशन आप सबको गोल्ड मेडल के लिए। बहुत बहुत जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच।